एक नगर में हीरा सिंह नाम का राजा राज करता था। राजपाट उसे विरासत में मिला था। राजा दिन रात अपने ऐशो आराम में लगा रहता था, जिसके कारण उसके मंत्री उसका खजाना धीरे धीरे खाली कर रहे थे। राजा को इसके बारे में कुछ पता नहीं था। राजा के एक पिता के पुराने रसोई रमेश, जो बहुत ईमानदार था, वे इस बात से बहुत दुखी था कि कैसे इस नगर को बर्बाद होने से बचाया जाए। एक दिन वे अपने घर पर इसी बात पर चिंता कर रहे थे। तभी उनकी बेटी, जिसका नाम सुलक्ष्मी था, वह अपने पिता की परेशानी पूछी। पिताजी, आप चिंतित क्यों हैं? क्या बात है? रमेश ने पूरी बात अपनी बेटी को बता दी। हमारे महाराज सिर्फ ऐशो आराम की जिंदगी जीने में लगे हुए हैं और उनके पीठ पीछे उनके मंत्री उनका राजकोष खाली कर रहे हैं। सुलक्ष्मी ने अपने पिता को एक उपाय बताया, जिसे सुनकर रमेश बहुत खुश हुए। अगले दिन वे राजा हीरा सिंह के सामने गए और उन्होंने कहा, महाराज, आज आपके लिए जो खाना बनने वाला है उसमें किसी भी प्रकार के मसाले नहीं होंगे। राजा को चटपटा खाना बहुत पसंद था। उसने कहा, रमेश, आप हमारे पिता के पुराने रसोइये हो, इसलिए हम आपकी बहुत इज्जत करते हैं। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि आप कुछ कहेंगे। आपसे नहीं बन सकता तो हम कोई दूसरा रसोइया नियुक्त करेंगे, आप जा सकते हैं। तब रमेश ने कहा, ठीक है महाराज, लेकिन मैंने ऐसा क्यों कहा, इसका कारण तो जान लीजिए। अच्छा बताओ, क्या कारण है? कारण यह है कि आपके राज्य में कोई भी किसान मसाले की खेती नहीं कर रहा, क्योंकि फसल लगाने का खर्च ज्यादा आता है और मसाले बिकते नहीं हैं, जिसका कारण है मसालों का महंगा होना। लेकिन ऐसा क्यों? रमेश ने जवाब दिया, महाराज, हमारे राज्य में जनता को भोजन तक नहीं मिलता, तो उसमें वे मसाले कहाँ से डालेंगे? जो भी मसाले पैदा होते वे राजमहल में चले जाते हैं या फिर आपके मंत्रियों के घर, जो कि बिना पैसे दे मसाले ले जाते हैं। इस कारण बाजार में मसाले हैं ही नहीं, और अगर हैं भी तो बहुत महंगे हैं। लेकिन जनता इतनी गरीब क्यों है? रमेश ने जवाब दिया, महाराज, आपका आधा खजाना खाली हो चुका है। राजमहल के सभी दरबारी उसे खाली कर रहे हैं। आपका पूरा खजाना खाली होने में बहुत कम वक्त बचा है। अभी तो मसाले बंद हो रहे हैं, आगे खाना भी बंद हो जाएगा। राजा को अक्ल आ गई। उसने कहा, रमेश जी, आज से आप मेरे महामंत्री और कोषाध्यक्ष रहें। अगले दिन राजा ने सभी मंत्रियों को बुलाया और कहा, सभी मंत्रियों को फांसी पर लटका दीजिए। ये सुनकर सभी मंत्री राजा से माफी मांगने लगे। महाराज, हमें माफ कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तब रमेश ने कहा, महाराज, इन्हें एक मौका दीजिए, ये अपना काम सही से करेंगे, नहीं तो सजा मिलेगी। राजा ने रमेश को सारा कार्यभार संभालवा दिया। रमेश जी, आज से यहाँ का सारा कार्य आपको करना है। रमेश ने सारी व्यवस्था ठीक करके 1 वर्ष में खजाना पहले जैसा कर दिया और जनता के हित में काम किए, जिससे जनता का विश्वास राजा के प्रति बढ़ गया। अरे सुरेश, क्या तुम्हें पता है कि जब से रमेश जी कोषाध्यक्ष बने हैं, उसके बाद से हमारा जीवन बहुत अच्छा हो गया है। हाँ भाई रामू, तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो। कहानी एक भागलपुर नामक गांव की है। इस गांव में एक रामू नाम का आदमी अपनी पत्नी रूपवती के साथ रहता था। रामू बड़ा ही ईमानदार और भोला था। वह दिन भर लोगों को नदी पार कराने का काम करता था और साथ में रामू की पत्नी फूलों की माला बनाती थी, जिससे रामू का परिवार चलता था। भाग्यवान, ओ भाग्यवान, जल्दी से मुझे मेरा खाना बांध कर दे दो, मुझे देर हो रही है। लाती हूँ, रुको। इनको हर चीज जल्दी और हाथ में चाहिए, रुको। अरे भाग्यवान, खाना बनाने में इतना समय लगता है क्या? तुम्हें पता है ना, मुझे देर हो रही है। भाग्यवान, अगर आज मैं ठीक समय पर नहीं गया तो मुझे आज नदी के उस पार जाने वाले यात्री नहीं मिलेंगे। आपका कहने का मतलब क्या है कि मैं रसोई में जाकर सो जाती हूँ? क्या मैं जानबूझकर समय लगाती हूँ? भाग्यवान, तुम हमेशा मेरी बात का गलत मतलब क्यों निकालती हो? मैं तो ऐसे ही कह रहा हूँ। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। जब आप यात्रियों को नदी पार कराओगे तो मेरे लिए जंगल से फूल लेकर आना, भूल मत जाना, क्योंकि घर में माला बनाने के लिए एक फूल भी नहीं है। अरे भाग्यवान, ये बात तुम कल से 10 बार कह चुकी हो। मुझे याद है
मैं आते समय तुम्हारे लिए जंगल से फूल लेकर आ जाऊंगा। ठीक है, अब मैं जाऊं। ठीक है, अब आप जाओ और ठीक समय पर खाना खा लेना और कुछ पैसे कमा कर लेकर आना। हर बार की तरह बुद्धू मत बन जाना, क्योंकि घर में अब अनाज बिल्कुल खत्म हो गया है। ठीक है, अब मैं चलता हूँ। रामू घर से नदी की ओर चलता है। रामू बहुत दयालु था, उसको किसी पर भी बहुत जल्दी दया आ जाती थी और रामू नदी के पास अपनी नौका के पास पहुंचता है। आज ये भाग्यवान के चक्कर में बहुत समय हो गया है। पता नहीं आज कोई यात्री मिलेगा भी या नहीं। रामू को एक यात्री नजर आती है। भाई, मुझे जल्दी से ये नदी पार करनी है। भाई, जल्दी से मुझे ये नदी पार करवा दो। हाँ बहन, यही तो मेरा काम है। इतना कहकर रामू उस यात्री को नौका में बिठाकर नदी के उस पार ले जाता है। लाओ बहन, अब मुझे मेरे पैसे दे दो। मुझे जंगल के उस पार जाना है। मेरे पास पैसे नहीं हैं। मेरे बच्चे की तबीयत बहुत खराब हो रही है। मेरा यहाँ आना बहुत जरूरी था। अगर मैं आपको पहले ये कह देती कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, तो आप मुझे नदी पार नहीं कराते। कोई भी मुझे नाव में नहीं बैठने देता। मेरे बच्चे की हालत बहुत खराब हो रही है। रामू को उस लड़की की बात सुनकर बहुत दया आ जाती है। नहीं बहन, मुझे तुमसे पैसे नहीं चाहिए। वैसे बहन, तू इस जंगल में कहाँ जाएगी? यहाँ से तो गांव बहुत दूर है। वहाँ तक पहुँचने के लिए तो तुम्हें अभी बहुत चलना होगा। तुम अपने बच्चे को लेकर बहन, तुम एक काम करो, तुम अपना बच्चा मुझे दे दो। मैं वहाँ तक तुम्हें छोड़ दूंगा। फिर वो उसको अपना बच्चा दे देती है। वो दोनों वहाँ से आगे बढ़ने लगते हैं। कुछ ही देर के बाद बाबा का आश्रम आता है। भाई, बाबा का आश्रम आ गया है। अब आप मुझे मेरा बच्चा दे दो। रामू बच्चे को दे देता है। अरे बहन, तुम बहुत भूखी लग रही हो। लो, तुम ये मेरा खाना ले लो। नहीं भाई, मैं आपका खाना नहीं ले सकती हूँ। मैं अगर आपका खाना ले लूंगी तो फिर आप क्या खाओगे? अरे ले लो बहन, शर्माओ मत। मुझे आज भूख नहीं लग रही है। रामू उस लड़की को अपने हिस्से का खाना दे देता है और आगे। घर पे रामू की पत्नी, अरे जी, आपने फूल लाया कि नहीं? मुझे फूलों का बहुत जरूरत है। अरे भाग्यवान, वो आज रास्ते में एक महिला मिल गई थी, उसे बहुत तकलीफ थी, तो मैंने उसकी मदद कर दिया। ठीक है जी, अब आप बैठिए, मैं खाना निकाल देती हूँ। आप कल फिर से जाना और फूल लेके आना। अगले दिन रामू फिर से नदी पे गया। उस दिन उसे कोई सवारी नहीं मिला तो रामू सो गया। तभी अचानक से वहाँ पे नदी की देवी प्रकट हुई और रामू की नींद खुल गई। रामू, क्या हुआ? तुम इतने उदास क्यों हो? देवी जी, मैं एक गरीब नाविक हूँ। दिन भर काम करने के बाद घर के लिए खाना का इंतजाम कर पाता हूँ। रामू, मैं तुम्हें एक ये सोने से भरी हुई थैली देती हूँ, तुम खुश रहना। बहुत बहुत धन्यवाद देवी जी, मैं आपका ये एहसान याद रखूंगा। इसके बाद रामू वह सोने की थैली लेकर घर जाता है और अपना बाकी का जीवन खुशी से बिताता है। दोस्तों, हमें हमेशा एक दूसरे की mदद करनी चाहिए। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगे तो सब्सक्राइब जरूर करें। रामपुर नामक गांव में सुंदरी अपने परिवार के साथ रहती थी। उसके परिवार में उसका पति चंदन, बेटा अंकित और बेटी प्रिया है। सुंदरी और चंदन दोनों बहुत गरीब थे। ये दोनों अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए खेत में काम करते हैं। मुझे लगता है कि अब प्रिया की पढ़ाई को रोकना पड़ेगा, क्योंकि अब दोनों का कॉलेज जाने का समय आ गया है। पूरे गांव में किसी के बच्चे भी पढ़े लिखे नहीं हैं। सिर्फ हमने ही बच्चों को पढ़ाया है, लेकिन अब बीच में पढ़ाई से रोकना ठीक नहीं है। मैं चाहता हूँ कि मेरे बच्चे पढ़े लिखे हों और बड़े आदमी बने, लेकिन मजबूरी के सामने बच्चों की पढ़ाई लिखाई हार रही है। अब मेरी हिम्मत जवाब दे रही है। अंकित को पढ़ाते हैं और प्रिया की शादी कर देंगे। ठीक है, जैसा आपको ठीक लगे। चंदन अपनी बेटी को भी आगे पढ़ाना चाहता था, लेकिन ऐसा नहीं कर पाया क्योंकि उसकी गरीबी उसे रोक रही थी। गांव का सुनार धनी राम अपनी दुकान पर बैठा था कि तभी उसके पास अंकित आया। आओ आओ, ये धनी राम तुम्हारी सेवा में बैठा है। तुम अभी छोटे हो, अभी से क्या खरीदने आए हो? चाचा खरीदने नहीं बल्कि बेचने आए हैं। आज फिर से 2 मुर्गे मेरे जाल में फंसने आए हैं। वाह, अब मजा आएगा। और धनी राम इसीलिए ही तो यहाँ बैठा है, ताकि ऐसे मुर्गे काट सके। मेरे पास एक सोने की चेन है, मैं इसे बेचने आया हूँ। ठीक है, मैं इसे अभी तोल नहीं सकता। ऐसा करते हैं कि पास के किसी कांटे पर चलते हैं, वहाँ इसका वजन पता चल जाएगा और मैं तुमको पैसे दे दूंगा।
सुनार भारी सामान तौलने वाले कांटे के पास लेकर गया। मैं इसको अब तोल देता हूँ। धनीराम ने चैन को एक पलडाने में रखा और दूसरी तरफ वजन भी नहीं था। फिर भी दोनों पलदहे बराबर हो गए। ये सोने की चेन नहीं है, आप ध्यान से देखिए, ये सोने की ही है। अब इसके अंदर कोई वजन नहीं बचा है। इसका अर्थ यह है कि अब यह समाप्त हो गई है। सोना भी समाप्त होता है? हाँ, जो भी चीज बनी है उसको खत्म तो होना ही है। लेकिन तुम अपना दिल छोटा मत करो, मैं तुम्हें 100 रुपए दे देता हूँ। वैसे ये मेरे किसी काम की नहीं है। हम पढ़ाई लिखाई करते हैं, लेकिन हमने कभी नहीं पढ़ा कि सोने का वजन कम हो जाता है। तुम किताबें पढ़ते हो, लेकिन ये हमारा खानदानी काम है, इसलिए हमने सोने के साथ जिंदगी को भी पढ़ा है और तुमको अपने अनुभव से बता रहा हूँ। ठीक है। धनीराम ने 25,000 का माल 100 में खरीद लिया। अंकित दुखी मन से घर चले गए, लेकिन अंकित इस बारे में बहुत ज्यादा सोच रहा था। पिताजी, वो सोने की चेन जो सुनार को बेचने के लिए दी थी, उसका तो सोना खत्म हो गया है। सुनार ने उसके ये 100 दिए हैं। क्या? वो बेईमान धनीराम पूरी सोने की चेन ठग गया। इससे सारे गांव वाले परेशान हैं। चलिए पिताजी, पुलिस को बुलाते हैं, उन्हें सब बता देंगे। नहीं बेटा, इससे पहले कई लोगों ने शिकायत की, लेकिन बिना सबूत के कोई फायदा नहीं। वो बेईमान धनीराम बच निकलता है। अंकित, मैं आज तुम्हारा दाखिला शहर के किसी कॉलेज में करा देता हूँ। पापा, लेकिन इतने पैसे कहाँ से आएंगे? तुम्हारी माँ ने अपने सारे गहने धनीराम के पास गिरवी रख दिए हैं। जब तुम पढ़ाई कर लोगे या हमारे पास पैसे हो जाएंगे, हम वो वापस लाकर प्रिया की शादी करा देंगे। लेकिन पापा, वो बेईमान है और आपने माँ के गहने। बेटा, कोई और चारा नहीं था। तुम पढ़ाई पर ध्यान देना, इसके अलावा तुम्हें कुछ भी नहीं सोचना है। ठीक है माँ। अंकित शहर में पढ़ने चला गया और उसने प्रिया का प्राइवेट दाखिला करा दिया। चंदन और सुंदरी खेत में काम कर रहे थे। हमारे पास कुछ पैसे आ गए हैं, अब हमें धनीराम से गहने छुड़ा लेने चाहिए। धनीराम बहुत बेईमान आदमी है। अब उसकी बेईमानी की किस्तें सब तरफ मशहूर है। मुझे तो बहुत चिंता हो रही है, कहीं वो हमारे गहने बदलकर नकली ना दे दे। वो हमारे साथ ऐसा नहीं करेगा। दोनों पति पत्नी अपना सारा काम खत्म करके धनीराम के पास गए। आइए आइए, और बताइए आज क्या बेचने आए हो? मैंने तुम्हारे यहाँ अपनी पत्नी के गहने गिरवी रखे थे, मैं वहीं लेने आया हूँ। ऐसा तो पहली बार हुआ है कि कोई अपना सामान वापस लेने आया है। क्या हुआ, तुम भूल गए क्या? नहीं नहीं, मैं तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ, लेकिन मुझे गहने याद नहीं है। गहने दिखा दो, मैं अपने गहने पहचान लूंगी। मेरे पास कोई गहने नहीं है। मैं ऐसे कैसे किसी और के गहने तुम्हें दे सकता हूँ? चलो यहाँ से जाओ। मैं गरीब बाप हूँ, मुझे अपनी बेटी की शादी करनी है। हाँ हाँ, जाओ जाओ, मेरी बेटी की भी शादी है। धनीराम ने चंदन और सुंदरी को बिना गहने दिए हुए ही भगा दिया। पूरा गांव धनीराम से परेशान था। इस बेईमान सेठ को हम गरीबों को लूट कर क्या सुकून मिलता है? आप परेशान मत होइए, भगवान सब ठीक करेंगे। हमारा सही समय भी आएगा और इस सेठ को सबक भी मिलेगा। धनीराम अपनी बेटी के विवाह से एक दिन पहले सारे गांव को दावत पर बुलाता है। सभी लोग अमीरों की शादी देखने और अच्छा खाना खाने जाते हैं। सब कुछ अच्छे से चल रहा था, लेकिन तभी वहाँ 3 गाड़ियाँ आकर रुकी। सभी हैरान हो गए। सामने कुछ पुलिस वाले और अधिकारी थे, जिसमें अंकित भी था। अरे अंकित बेटा, तुम इतनी सारी पुलिस के साथ क्यों आए हो? तुमने ऐसा कौन सा गुनाह किया है जो पुलिस वाले तुमको पकड़े रहे हैं? धनीराम, अपनी जुबान संभाल कर बात कर और मुझे साहब कहकर बोल, क्योंकि मैं एक आयकर विभाग अधिकारी हूँ। तूने मेरे बाप के साथ साथ ना जाने कितनों को ठगा है। मैं आज तेरा हिसाब करने आया हूँ। देखिए साहब, मेरी बेटी की शादी है, अभी ऐसा मत कीजिए। तुमसे कोई निजी दुश्मनी नहीं निकल रहा हूँ, बल्कि कानून के अंदर रहकर तुमसे बात कर रहा हूँ। आज तुम्हारे सारे काले चिट्ठों का हिसाब होगा। मुझे माफ कर दीजिए और सभी का धन वापस कर दूंगा। कोई भी उसकी बात नहीं सुनता। सभी टीम के सदस्यों ने धनीराम के घर और दुकान पर छापा मारा, जिसमें बहुत सारा अवैध धन पाया गया।